नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। 2023 का आरएस का क्वेश्चन देख रहे थे। आरएस पेपर देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, वन्यजीव अभयारण्य और जिले का सम्मिलित करना है, अर्थात सम्मिलित नहीं है। शेरगढ़ बूंदी, देखिए पहला सही गलत है। शेरगढ़ जो कि बूंदी में ना होकर ये 12 जिले में आता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ ये सही है। रामसागर वन विहार धौलपुर ये भी सही है, रामसागर। और सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। देखिए इसकी व्याख्या, ये शेरगढ़ जो किला है, यह शेरगढ़ किले के नाम से इसको संबोधित करते हैं। इसकी व्याख्या, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें सागौन, टीक, बांस और कई औषधीय प्रकार के होते हैं। सागौन के वृक्ष जो कि उष्णकटिबंधीय वन माने जाते हैं, वनों में आते हैं सागौन के वृक्ष, जो कि 12 जिले में स्थित है। वन्यजीव, शेरगढ़ अभयारण्य में कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें तेंदुए, भेड़िए और हिरण, नीलगाय और जंगली सुअर, कई प्रकार के पक्षी शामिल होते हैं। शेरगढ़ किला या अभयारण्य में स्थित शेरगढ़ किला एक ऐतिहासिक स्थल है, जो अपने वास्तुशिल्प की सुंदरता के लिए जाना जाता है। और यह अभयारण्य विंध्य पर्वतमाला के अंतिम वनखंड के रूप में जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला के अंतिम वनखंड के रूप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माही कंचन और आरसीपी 911 संकर जो किस्में हैं, वो किसकी है? मक्का, जो, क्रमशः क्रमशः अर्थात माही कंचन की मक्का और आरसीबी की चावल, कुछ इस प्रकार से क्रमशः इसको बोलते हैं, एक क्रम में। क्रमशः मक्का बाजरा या बाजरा मक्का, या फिर नहीं आता। देखिए माई कंचन यह मक्का और आरसीबी बाजरे, इसकी दो किस्म, सरल किस्में हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं, क्या इससे समझ में आएगा। माई कंचन और आरसीबी 911 दोनों ही संकर किस्में हैं, लेकिन अलग अलग फसलों की है। और माही कंचन जो कि बाजरा की एक किस्म है, यह बाजरे की संकर किस्म है। अर्थात जो क्रमशः में मिस्टेक हुआ था कुछ, जो ये माई कंचन बाजरा और आरसीबी 911 मक्का के किस्म है। आरसी एक मक्का की किस्म है। इस किस्म के बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन संकर किस्म होने के कारण यह भी उच्च उपज और अन्य लाभदायक गुणों वाली होती है। संकर किस्म होती क्या है? संकर किस्में उन किस्मों को कहते हैं जो दो अलग अलग किस्मों को पार करके बनाई जाती है। अर्थात दो अलग अलग जो डीएनए मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन मतलब उनको उन्नत किस्म के लिए बनाया जाता है, या जैसे कि अधिक टेम्परेचर या कम टेम्परेचर, वातानुकूलित, और पानी की जरूरत कम से कम हो, और हर तरह के मौसम में जिन्हें विकसित किया जा सके, और अधिक से अधिक उत्पादकता जिसमें शामिल है, उनको मॉडिफिकेशन किया जाता है। इस प्रकार से यह अतिरिक्त जानकारी दी गई। संकर किस्मों के लाभ: उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कीड़ों के प्रति, रोगाणुओं के प्रति अधिक संवेदनशील न होकर अधिक से अधिक उत्पादन करे। कीटों के प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। संकर किस्मों के नुकसान: बीज महंगे होते हैं। सही बात है। ये R&D जो डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें इनके ऊपर इतना खर्चा हो जाता है कि ये काफी महंगे बीज पड़ने लगते हैं। ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा पेटेंट ले लिया जाता है, इस वजह से ये काफी महंगे हो जाते हैं। सरकार को इसे खरीदने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे सब्सिडी का जो देन है वो काफी बढ़ जाता है। हर साल नए बीज खरीदने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही जगह थोड़ी उत्पादन बढ़ाना है, ये पूरे देश में फैलाना है, तो इस वजह से हर साल नए नए खरीदारी करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित हुए, घोषित किए गए थे। देखिए ये पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों कथन सही है, गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये दोनों कथन सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले 26 जनवरी को ये संविधान लागू करना था, परंतु बाद में, सॉरी, 26 नवंबर को करना था, जो कि बाद में बढ़ाकर इसे 26 जनवरी कर दिया गया था, और 24 को इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया था। निर्वाचित अर्थात जो सरकार द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा निर्वाचित किए गए थे राष्ट्रपति साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। ये दोनों कथन सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था।
इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पहले ही संविधान सभा के अध्यक्ष चुना जा चुका था। संविधान सभा का अध्यक्ष संविधान लागू होने के बाद वे राष्ट्रपति बने, यानी संविधान सभा के राष्ट्रपति चुनाव नहीं किया गया था, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया गया था। जिन्हें अध्यक्ष चुना गया था उन्हीं को ही सर्वसम्मति से घोषित कर दिया गया था राष्ट्रपति के रूप में। भारत की संविधान सभा से जुड़ी कुछ खास बातें, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, और इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर एच.डी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुने हुए थे। संविधान सभा का एक द्विसदनीय सदन था, एक सदनीय सदन था, न कि द्विसदनीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? देखिए, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया था और यह 9वीं अनुसूची इसको जोड़ा गया था इसमें। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा। जब भारत में भूमि सुधार किए गए थे तो राज्यों में इन्हीं न्यायालयों के में चुनौती दी गई थी। 9वीं अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया ताकि ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, ताकि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सामाजिक आर्थिक कानूनों की सुरक्षा, इसके अलावा 9वीं अनुसूची का उपयोग अन्य सामाजिक और आर्थिक कानूनों को भी ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए किया गया था। और इसमें कानूनों की संख्या समय के साथ 9वीं अनुसूची में कई कानूनों को जोड़ा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 284 है, 6 अधिक कानून शामिल है। विवादित प्रावधान जो है 9वीं अनुसूची को अक्सर विवादित माना जाता है क्योंकि यह न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा को कमजोर कर सकता है। अर्थात संवैधानिक जो ढांचा है, जो संविधान का जो मूल ढांचा है, उसको प्रभाव में ला सकता है, उनको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करता है। और न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कैसे करता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि न्यायपालिका 9वीं अनुसूची में जो भी कानून विधेयक या फिर 9वीं अनुसूची में जो भी डालते हैं, न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती। इस वजह से न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करता है। कई जो पुराने विवादित जो कानून थे, नेताओं द्वारा अर्थात पॉलिटिशियन द्वारा 9वीं अनुसूची में डाले गए थे, जिस वजह से न्यायपालिका उनको छू ना सके। परंतु जो मूल ढांचे को प्रभाव डाले तो न्यायपालिका ने उनकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। हालांकि ये कहीं भी पूरा कंफर्म नहीं है कि मूल ढांचा क्या है। इसकी पूरी व्याख्या या फिर परिभाषा दी ही नहीं गई है अभी तक कि मूल ढांचा ये वाला हिस्सा है, मौलिक अधिकार इसका मूल ढांचा है, या डीपीएसपी इसका मूल हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन। 9वीं अनुसूची में शामिल कुछ कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, लेकिन न्यायपालिका उन्हें चुनौती देने में असमर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनका गांधी जो मामला हुआ था, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में वंचित किया गया है वह स्वेच्छाकारी है। देखिए पहला ही गलत है। जिस स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाकारी है, यह अर्थात पहला ही गलत है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, ये सही है। अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, ये भी सही है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, ये भी सही बात है। अर्थात इसका जो त्रुटिपूर्ण कथन है उसको बचाना है, ये पहला इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेनका गांधी मामला हुआ क्या था?
यह पासपोर्ट जब्ती का मामला था। 1977 में तत्कालीन सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। न्यायालय को चुनौती देने पर मेनका गांधी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि पासपोर्ट जब्त करके सरकार ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 21 का व्यापक अर्थ 19 फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 केवल शारीरिक स्वतंत्रता पर सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें यात्रा करने का स्वतंत्रता भी शामिल है। अर्थात ये शारीरिक तौर पर ही सीमित नहीं है, परंतु अगर जैसे कि कोई आपको गालियां दे रहा है तो वो भी आपको शरीर से टॉर्चर नहीं कर रहा, वो आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसमें यात्रा भी एक पहलू के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि यह सही बात है। कानून द्वारा स्थापित किया गया किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल एक उचित या वैध कानून के तहत ही छीना जा सकता है। अर्थात संसद में जब कानून बनाया जाता है तो कई बार जो सैन्य गतिविधियां हैं और या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है या आम आदमी पालिका की जो कार्यवाही है उनमें हस्तक्षेप करे, वह मौलिक अधिकार को सीमित करती है। परंतु इसका फैसला न्यायालय में ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सभी पक्ष अपने अपने पहलू रखते हैं और उसमें जो सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, परंतु न्याय क्या है। न्याय वो होता है जो किसी एक या दूसरे व्यक्ति के मध्य नहीं, बल्कि पूरे समाज को, पूरे जो सोसाइटी इन्वायरमेंट, जो आसपास के जो कल्चर हैं, अलग अलग कल्चरल जो मॉरल है, उन सबको ध्यान में रखते फैसला दिया जाता है। उसे न्याय कहते हैं, ना कि उचित। हर एक जो सभ्यताएं हैं, सबके अनुसार अपने अपनी उचित तरीकों को अपने अपने हिसाब से माना जाता है, परंतु न्याय क्या है वो सबको देखते हुए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथमल की हवेली कहां पर है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? देखिए, नथमल जी की हवेली ये जैसलमेर में है। काफी ये प्रभावशाली है। देखिए, ये नथमल जी की हवेली है, ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक हवेली है जो अपनी जटिल निकासी और अनूठी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यह 19वीं सदी में बनाई गई थी। दीवान मोहता नथमल का निवास स्थान माना जाता है इसे। नथमल की हवेली के बारे में कुछ रोचक तथ्य, वास्तुकला, आकर्षण और प्रसिद्धि और महत्व, जिसमें कई कमरे और आंगन बरामद हुए हैं। हवेली के प्रत्येक हिस्से में अलग अलग प्रकार के नक्काशियां और सजावट की गई है। नथमल की हवेली जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है, अर्थात ये पर्यटन स्थल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह हवेली राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है और यह हमें उस समय के जीवन और कला के बारे में बताती है। देखिए, सही बात है। किसी भी किसी भी वस्तु, चीज या भाषा को ही ले लीजिए, उस समय के बारे में, उस समय के जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं उस समय की, उनको दर्शाती है कि उस समय के लोग क्या सोचते होंगे, जिससे उन्होंने इस तरह की नक्काशी बनाई है। उन्होंने एक खंबा है, जैसे कि इस खंबे के इस तरफ कोना निकाल दिया, दूसरी तरफ कम कोना निकाला, तो उसमें क्या सोचकर ऐसा, ये आर्कोलॉजिकल बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। परंतु इन पहलुओं का आपको दिमाग में रहना चाहिए, विचार आना चाहिए। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सभी पहलुओं की जानकारियों का होना आपके विचारों में रहना जरूरी है, ताकि आपको उन्नत फैसले लिए जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार की है नथमल जी की हवेली। राज्यसभा के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे। एकमात्र नहीं, गलत है ये क्वेश्चन, अर्थात त्रुटिपूर्ण पहचानना है, पहला ही गलत है। जो लगातार 2 कार्यकाल तक पद तक रहे हैं। 2 कार्यकाल तक तो रहे हैं, परंतु 2 व्यक्ति थे ये, एकमात्र नहीं है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। ये भी सही है। अर्थात त्रुटिपूर्ण पहचाना, ये एकमात्र नहीं थे, ये 2 थे। 2 कौन कौन थे देखिए। और दूसरे थे जाकिर हुसैन।
और ये राधा कृष्ण जी की अ, शपथ लेते हुए तस्वीरें, इनकी किताब थी परस्यूट ऑफ ट्रूथ, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। शिक्षक दिवस में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। और दूसरा है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है और यह सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है। कौन सा गलत है इनमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखिए, थोड़ा विवादित क्वेश्चन है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, ये सही है। क्योंकि निचली जो संसद है, निचला भवन है, राज्यसभा, लोकसभा, तो लोकसभा में ही इसकी शुरुआत होती है, ये सही बात है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, सही बात है। ये प्रश्नकाल भी जो होता है, कुछ भी कार्यवाही करने से पहले स्पीकर को लिखित में देना पड़ता है। अर्थात उनके जो सचिव है कार्यपालिका के, जो प्रभावी जो सचिव है कार्यपालिका में, उनको सूचना देनी पड़ती है पहले और स्पीकर द्वारा ही आदेश मांगा जाता है कि आपको मीटिंग करनी है या फिर प्रस्ताव पारित करने के लिए अपने विचार रखने हैं, किस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। ये गलत क्वेश्चन है, यह गलत बात है। ये इंदिरा गांधी के समय सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था और 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे, ये भी गलत है। तो ये दोनों क्वेश्चनों का गलत है और ये थोड़ा विवादित भी है रहा था। इसमें बोनस क्वेश्चन में बोनस पॉइंट में लेते हैं इसमें। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार। क्वेश्चनों की जो व्याख्या है मैंने आपको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है ये? पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार, स्मारकों का संरक्षण, ये कौन कौन से अनुच्छेद इनमें शामिल है? देखिए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यह 39A में शामिल है। पर्यावरण सुरक्षा जो कि अनुच्छेद 48A में शामिल है। काम करने का अधिकार ये करीब अनुच्छेद 41, हाँ ये सही है, काम करने का अधिकार है। स्मारकों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 49 में शामिल है। देखिए इसकी जो पूरी व्याख्या है देखते हैं हम। 39A में क्या दे रखा है और 51 एक जी में, मतलब कि सातवां हिस्सा है 51A का, उसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य में शामिल है ये। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 49 में स्मारकों का संरक्षण,